तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑन्कोलॉजी के बारे में, यानी कि ऑन्कोलॉजी क्या होती है और ऑन्कोलॉजी से संबंधित कुछ जानकारी इन्फॉर्मेशंस। डेफिनेशन की बात करें तो हम मेडिकल साइंस की वह ब्रांच, यानी कि मेडिकल साइंस जो होती है उसकी जो वह ब्रांच होती है जिसमें हम ट्यूमर या जो नियोप्लाज्म होता है उसके डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एवं प्रिवेंशन के बारे में, यानी कि जो मेडिकल साइंस है वो उसकी वह शाखा ब्रांच होती है जिसमें हम ट्यूमर या जो नियोप्लाज्म होता है उसके डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एवं जो प्रिवेंशन है उसके बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि स्टडी की जाती है, उसे हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ऑन्कोलॉजी की इसकी डेफिनेशन, आप ऑन्कोलॉजी की डेफिनेशन एंड अब इसके बारे में बात करें कि हम ऑन्कोलॉजी क्या क्या होती है, इसकी टर्मिनोलॉजी एक तरीके से। तो टर्मिनोलॉजी में हम फर्स्ट देखते हैं इसका बिनाइन ट्यूमर, यानी कि जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो क्या होता है। तो ऐसे में देखें हम, यानी कि ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जिनमें जो सेल डिवीजन होता है, यानी कि कोशिका विभाजन की जो रेट होती है, यानी कि जो गति होती है एक तरीके से, कि कोशिका विभाजन की गति जो होती है वो धीमी होती है, एवं जो मेटास्टेसिस होता है, यानी कि कैंसरस जो कोशिकाएं होती है, कैंसर की सेल्स होती है कोशिकाएं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना उसे मेटास्टेसिस कहते हैं। वो जो होता है मेटास्टेसिस वो एब्सेंट यानी कि अनुपस्थित होता है, तथा जो यूजुअली यानी कि जो ये होती है एनकैप्सुलेटेड होती है, यानी कि कैप्सुलेटेड होती है, एनकैप्सुलेटेड एवं बिनाइन ट्यूमर ये कहलाते हैं। यानी कि जो ऐसे ट्यूमर होते हैं जिनमें सेल डिवीजन की जो रेट होती है वो धीमी होती है एवं मेटास्टेसिस जो होता है वो एब्सेंट होता है, एंड यूजुअली इनमें एनकैप्सुलेटेड ये होते हैं जिन्हें हम बिनाइन ट्यूमर कह सकते हैं, जिसे हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। एंड अब बात करते हैं सेकंड मैलिग्नेंट ट्यूमर की, यानी कि मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, यानी कि ऐसे ट्यूमर जिनमें सेल डिवीजन जो होता है, यानी कि कोशिका विभाजन की रेट जो होती है अधिक होती है। यानी कि हमने देखा कि बिनाइन ट्यूमर में तो क्या होता है, जो कोशिका विभाजन है उसमें सेल डिवीजन की रेट जो होती है धीमी होती है बिनाइन ट्यूमर में, एंड मैलिग्नेंट में जो सेल डिवीजन की जो रेट है वो तेज अधिक होती है, एवं इसमें मेटास्टेसिस जो होता है वो उपस्थित होता है, यानी कि प्रेजेंट होता है इसमें, नॉन एज मैलिग्नेंट ट्यूमर, यानी कि इसे ही हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। तो आप दोनों में फ़र्क जान गए हैं कि बिनाइन ट्यूमर यानी कि जो ऐसा सेल डिवीजन होता है इसमें, यानी कि जिसमें रेट जो होती है वो धीमी होती है सेल डिवीजन की, एंड मेटास्टेसिस जो होता है वो एब्सेंट होता है, और मैलिग्नेंट में जो कि गति जो होती है सेल डिवीजन की वो अधिक होती है, और मेटास्टेसिस जो होता है वो भी प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद करें मेटास्टेसिस, तो हमने समझाया, एक और बार फिर देखते हैं। तो मेटास्टेसिस क्या है, यानी कि जो कैंसरस सेल्स होती है, यानी कि जो कैंसर की कोशिकाएं होती है उनका अपने ओरिजिन, यानी कि जो उत्पत्ति स्थान है उसका, जहाँ पे जन्म हुआ है, यानी कि जो जन्म स्थान है उसका बॉडी के अन्य पार्ट में, यानी कि जो जन्म स्थान से अन्य पार्ट में स्प्रेड होने, यानी कि अन्य स्थान में फैल जाना, उसे मेटास्टेसिस कहते हैं। तो आप जान सकते हैं कि मेटास्टेसिस क्या है। एंड अब बात करें हम कैर्सिनोजेंस, यानी कि कैर्सिनोजन क्या होते हैं। तो आप देखें, ऐसे पदार्थ यानी कि ऐसे एजेंट या पदार्थ जो कैंसर उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, यानी कि जो ऐसे पदार्थ या एजेंट होते हैं ना जो कि कैंसर उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, जिनसे कैंसर होने की संभावना हो सकती है, उसे हम ऐसे एजेंट्स को, ऐसे पदार्थ यानी कि उनको हम कैर्सिनोजेंस कहते हैं, यानी कि जो कैंसर उत्पन्न करने की क्षमता कैपेसिटी रखते हैं उन्हें हम कैर्सिनोजन कहते हैं। अब बात करते हैं हम इसमें डिस्प्लाजिया की, यानी कि डिस्प्लाजिया क्या होता है, यानी कि किसी इरिटेंट की वजह से, यानी कि कोई भी बाधा या कोई भी इरिटेंट कुछ भी हो उसकी वजह से नॉर्मल सेल्स जो होते हैं, यानी कि जो सामान्य कोशिकाएं होती है, जैसे बॉडी की जो सामान्य कोशिकाएं होती है उनकी साइज आप देख सकते हैं, उनकी जो साइज होती है, जो शेप होता है, आकृति, आकार, एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो उनका संगठन होता है, कोशिकाओं का साइज, शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में कोई अल्टरेशन आ जाए उसे ही हम डिस्प्लाजिया कहते हैं। आप ये समझ गए होंगे कि डिस्प्लाजिया क्या होता है। एंड अब बात करते हैं हम हाइपरट्रॉफी की, यानी कि हाइपरट्रॉफी आप देख सकते हैं, हाइपरट्रॉफी क्या होती है, यानी कि सेल की साइज में वृद्धि होना, जो कोशिकाएं होती है उनकी साइज है उसमें वृद्धि हो जाना, यानी कि उसमें ना ग्रोथ होना,
जो कोशिकाओं की साइज में ग्रोथ होना, वृद्धि होना, उसे हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। हाइपरट्रॉफी कहते हैं। ऐसा होने से संबंधित जो टिश्यू या ऑर्गन होता है उनका भी एनलार्जमेंट हो जाता है। यानी कि कोई कोशिका है, उनका साइज अगर बढ़ेगा तो उनसे संबंधित जो भी टिश्यू या ऑर्गन जो अंग होते हैं वो भी एनलार्जमेंट यानी कि बड़े हो जाएंगे। ये भी कैंसर का एक टाइप है, यानी कि हाइपरट्रॉफी हम उसे कहेंगे। एंड अब बात करें हम मेटाप्लाजिया की, 7वां यानी कि 7th मेटाप्लाजिया क्या होता है? तो किसी एबनॉर्मल स्टिमुलाई के कारण, यानी कि कोई भी एबनॉर्मल स्टिमुलेशन हुआ, बॉडी में उत्पन्न हुआ, उसकी वजह से एक प्रकार की एपिथेलियल सेल्स, यानी कि जो एपिथेलियल कोशिकाएं सेल्स होती है हमारे बॉडी में, उस एपिथेलियल कोशिका का दूसरे टाइप की जो एपिथेलियल कोशिकाएं होती है, यानी कि 2 टाइप की एपिथेलियल कोशिकाएं मान सकते हैं हम, जिसमें एक एपिथेलियल सेल्स है, वो दूसरे टाइप की जो एपिथेलियल कोशिकाएं उनमें चेंज हो जाना, यानी कि एक टाइप की एपिथेलियल कोशिका का दूसरे टाइप की एपिथेलियल जो कोशिकाएं होती है उनमें चेंज हो जाना मेटाप्लाजिया कहते हैं। एक कोशिका का दूसरे टाइप की कोशिका में चेंज हो जाना उसे मेटाप्लाजिया कहते हैं। एंड बात करें हम हाइपरप्लाजिया की, तो हाइपरप्लाजिया क्या होता है? 8वां हम देखें तो नॉर्मल जो सेल होती है, यानी कि जो सामान्य कोशिकाएं होती है उनकी संख्या में वृद्धि हो जाना। यानी कि हाइपरप्लाजिया तो वो जिनमें जो सामान्य कोशिकाएं हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो जाना, उन्हें हम क्या कहेंगे? हाइपरप्लाजिया। एंड हमने इधर देखा था अभी हाइपरट्रॉफी, यानी हाइपरट्रॉफी तो उनमें जिनमें कोशिका की साइज में वृद्धि हो जाना, यानी कि जो कोशिका उसकी साइज में वृद्धि होना, तो हम क्या कहेंगे? हाइपरट्रॉफी। एंड हाइपरप्लाजिया यानी कि जो कोशिका उनकी संख्या में वृद्धि होना। तो आप समझ गए कि हाइपरप्लाजिया यानी कि जो कोशिका उनकी संख्या में वृद्धि हो जाना उसे हम कहेंगे हाइपरप्लाजिया, देख सकते हैं आप। एंड हाइपरट्रॉफी यानी कि जो साइज है उसमें वृद्धि हो जाना उसे हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। एंड हाइपरप्लाजिया, इसका अब देखें हम तो यूजुअली जो हाइपरप्लाजिया उसमें और हाइपरट्रॉफी जो होती है वो एक साथ ही घटित होती है। एंड अब बात करें हम कि रेडियोथेरेपी क्या होती है, तो रेडियोथेरेपी में हम देख सकते हैं कि किसी पेशेंट के उपचार हेतु आयनाइजिंग रेडिएशन का उपयोग किया जाता है। यानी कि कोई पेशेंट है उसके उपचार करना हमें ट्रीटमेंट, तो उसमें आयन होते हैं वो आयनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं, उनका उपयोग हम करना ही हम रेडियोथेरेपी कहते हैं। एंड इसका उपयोग जो होता है वो मुख्य रूप से कैंसर के उपचार में किया जाता है। यानी कि जो कैंसर होता है उसके ट्रीटमेंट, उसके उपचार में जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं उसे हम रेडियोथेरेपी कहते हैं। एंड अब बात करते हैं हम कीमोथेरेपी की, तो कीमोथेरेपी यानी कि क्या होती है? तो इस थेरेपी का उपयोग जो कि हम कैंसरस सेल्स की वृद्धि को रोकने एंड इन्हें नष्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि जो कीमोथेरेपी होती है तो उसका थेरेपी का उपयोग यानी कि यूज़ जो मतलब जो कैंसरस कोशिकाएं होती है उनकी वृद्धि को रोकने और उन्हें नष्ट करने के लिए हम कीमोथेरेपी का यूज़ करते हैं। एंड राइपोमा आप देख सकते हैं। राइपोमा क्या होता है? यानी कि जो एडिपोस टिश्यूज़ होते हैं उनका बिनाइन ट्यूमर हम क्या कहेंगे? राइपोमा हम उसे कहेंगे। यानी कि जो एडिपोस टिश्यू होता है उनका बिनाइन ट्यूमर हो जाए, बिनाइन ट्यूमर हमने देखा कि क्या होता है, यानी कि जो एडिपोस टिश्यू उसका बिनाइन ट्यूमर हो जाए तो उसे राइपोमा कहेंगे। एंड राइपोसैरकोमा आप देख सकते हैं, यानी कि एडिपोस टिश्यू जो होते हैं उन्हीं का अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाए तो हम राइपोसैरकोमा कहते हैं। आपने देखा होगा कि बिनाइन ट्यूमर मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो उन्हीं का बिनाइन ट्यूमर हो एडिपोस टिश्यू का तो राइपोमा, एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाए एडिपोस टिश्यू का तो उसे हम राइपोसैरकोमा कहेंगे। एंड अब देखते हैं राइमायोमा क्या होता है? यानी कि जो स्मूथ मसल्स होती है हमारे बॉडी में, जो स्मूथ मसल्स पाई जाती है उनका बिनाइन ट्यूमर हो जाए तो उसे हम राइमायोमा कहेंगे। एंड राइमायोसैरकोमा यानी कि सैरकोमा अगर किसी के पीछे आ जाए तो उसे हम बिनाइन यानी कि मैलिग्नेंट ट्यूमर उसमें हुआ है, एंड ओमा या दिख जाए तो बिनाइन ट्यूमर होता है। तो यानी कि राइमायोसैरकोमा क्या होता है? यानी कि स्मूथ जो मसल्स हैं उसका मैलिग्नेंट ट्यूमर, सारकोमा यानी कि मैलिग्नेंट ट्यूमर आपको याद करना है। एंड देखते हैं 15वां ओस्टियोमा, यानी कि ओस्टियो आप देख सकते हैं नाम से कि ओस्टी यानी कि
अस्थि बोन्स यानी कि ओस्टियोमा, और आ गया मा यानी कि बिनाइन ट्यूमर इसमें होगा, यानी कि बोन जो होती है बोन्स उसका बिनाइन ट्यूमर ओस्टियोमा कहते हैं। एंड ओस्टियोजेनिक सरकोमा आ गया, यानी कि अब सरकोमा से आप देख सकते हैं कि यानी कि मैलिग्नेंट ट्यूमर इसमें हुआ होगा। ओस्टियोजेनिक यानी कि अस्थियों का इसमें मैलिग्नेंट ट्यूमर हुआ होगा, जिसे हम ओस्टियोजेनिक सरकोमा कहते हैं। एंड अब बात करते हैं हम कॉन्ड्रोमा की, यानी कि कॉन्ड्रोमा क्या है। तो आप देख सकते हैं कॉन्ड्रोमा यानी कि कॉन्ड से कार्टिलेज टिश्यू, एंड ड्रोमा यानी कि इसमें आ गया पीछे ओमा, यानी कि इसका बिनाइन ट्यूमर हुआ, यानी कि कार्टिलेज टिश्यू का बिनाइन ट्यूमर होना कॉन्ड्रोमा कहते हैं। एंड अब कॉन्ड्रोसार्कोमा, सरकोमा से यानी कि मैलिग्नेंट ट्यूमर, और कॉन्ड्रो यानी कि कार्टिलेज का, तो कार्टिलेज टिश्यू का मैलिग्नेंट ट्यूमर होना कॉन्ड्रोसार्कोमा कहलाता है। एंड बात करते हैं अब न्यूरोमा, इनकी जो न्यूरोमा होता है क्या, न्यूरॉन्स यानी कि जो न्यूरोमा है नर्व टिश्यू होते हैं उनका बिनाइन ट्यूमर, यानी कि ओमा तो यानी कि बिनाइन ट्यूमर नर्वस टिश्यूज़ का। एंड न्यूरोजेनिक सरकोमा आ गया, सरकोमा यानी कि मैलिग्नेंट ट्यूमर, और न्यूरोजेनिक यानी कि नर्व टिश्यूज़ का मैलिग्नेंट ट्यूमर न्यूरोजेनिक सरकोमा होता है। एंड अब देखें फाइब्रोमा, यानी कि ओमा आ गया पीछे तो बिनाइन ट्यूमर, फाइब्रोमा यानी कि फाइब्रस टिश्यू का बिनाइन ट्यूमर फाइब्रोमा कहलाते हैं। एंड फाइब्रोसरकोमा, फाइब्रोसरकोमा यानी कि जो फाइब्रस टिश्यू उसका मैलिग्नेंट ट्यूमर, सार्कोमा यानी कि मैलिग्नेंट ट्यूमर, फाइब्रोसरकोमा। एंड कैर्सिनोमा सिचुएशन, यानी कि जो कैर्सिन जो एजेंट होते हैं यानी कि उसको हम कैर्सिनोमा सिचुएटेड कहेंगे। अब इसके इंट्रोडक्शन की बात करें हम ऑन्कोलॉजी और उसका जो मीनिंग होता है उसके बारे में, तो देखें हम ऑन्कोलॉजी का मेडिकल साइंस की वह शाखा है, यानी कि हम देख चुके हैं कि मेडिकल साइंस की वह शाखा है जो कैंसर की स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एवं जो प्रिवेंशन है उससे संबंधित है। इन अदर वर्ड में, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो ऑन्कोलॉजी मेडिकल साइंस की वह ब्रांच है जो नियोप्लाज्म या ट्यूमर की स्टडी से संबंधित होती है। देख चुके हैं हम। एंड ऑन्कोलॉजी निम्न दो शब्दों से मिलकर बनी है। ऑन्कोलॉजी का हम दो शब्दों से बांटें तो क्या होती है, ऑनकोस प्लस लोगोस। ऑन्कोलॉजी को हमने ऑनकोस प्लस लोगोस दो शब्दों में बांटा है, जिसमें ऑनकोस जो होता है यानी कि ये ऑनकोस, इसका जो मीनिंग है वो ट्यूमर होता है, यानी कि ऑनकोस का मतलब ट्यूमर, एंड लोगो यानी कि मीनिंग उसका होता है स्टडी करना, यानी कि ऑनकोस। इसका देखें हम कंप्लीट मीनिंग तो ऑन्कोलॉजी इज स्टडी ऑफ ट्यूमर, यानी कि आप देख सकते हैं कि ट्यूमर की स्टडी करना ऑन्कोलॉजी कहलाता है। तब हाँ, तो हम जानते हैं कैंसर के बारे में कि कैंसर क्या होता है। तो इसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कैंसर का। तो सेल डिवीजन के द्वारा व्यक्ति का वृद्धि एवं विकास होता है, यानी कि जो सेल डिवीजन होता है कोशिका विभाजन, उसके द्वारा व्यक्ति का विकास और वृद्धि होती है, हम जानते हैं। एवं व्यक्ति के वृद्धि और विकास के जो कि सेल डिवीजन जो होता है वो होना बहुत आवश्यक होता है। और सेल डिवीजन जो होता है वो नॉर्मल, आप देख सकते हैं कि जो होता है सेल डिवीजन नॉर्मल सामान्य होता है, एंड कंट्रोल्ड यानी कि नियंत्रित में होता है, काबू में, और कोऑर्डिनेट यानी कि समन्वित होता है, एंड पर्पसफुल यानी कि उसका भी कोई उद्देश्य होता है, उसे हम कैंसर कह सकते हैं, कोशिका विभाजन कह सकते हैं। एंड जब यही कोशिका विभाजन जो होता है वो उसका जो डिवीजन है सेल डिवीजन वो एबनॉर्मल यानी कि असामान्य हो जाए, या अनकंट्रोल अनियंत्रित हो जाए, एवं अनकोऑर्डिनेटेड हो जाए, या पर्पसलेस हो जाए, यानी कि उसका कोई उद्देश्य नहीं है, असामान्य रूप से बढ़ने लग जाए, अनकंट्रोल अनियंत्रित होकर, और अनकोऑर्डिनेटेड यानी कि उसका कोई समन्वय भी नहीं रहे, और बिना उद्देश्य के अगर उसमें सेल डिवीजन होता रहे, तो यह एक कंडीशन जो होती है वो कैंसर होती है। इनके आप देख सकते हैं कि कैंसर की स्टडी में हम कैंसर कैसे होता है, यानी कि जब कोशिका का विभाजन जो होता है वो एबनॉर्मल यानी कि असामान्य हो जाए, या अनकंट्रोल्ड हो जाए, या अनकोऑर्डिनेटेड असमन्वित हो जाए, या पर्पस है जिसका कोई उद्देश्य भी ना हो, और फिर भी कोशिका विभाजन होता रहे, तो उस कंडीशन को हम कैंसर कहते हैं। आप देख सकते हैं, आप इसका नोट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इस प्रकार से पैदा होने वाला या बनने वाला जो टिश्यू मास है वो नियोप्लाज्म या ट्यूमर कहलाता है। आप देख सकते हैं कि यह कंडीशन कैंसर होती है, और इसी कंडीशन से
जो पैदा होगा यानी कि जो बनेगा, जो टिश्यू मास होता है, जो टिश्यू इकट्ठा होगा यानी कि उसको हम नियोप्लाज्म या ट्यूमर कहते हैं। अब कैंसर की हम स्टडी यानी कि डेफिनेशन की बात करें तो कैंसर वह असामान्य कंडीशन होती है। यानी कि कैंसर क्या होता है, तो कैंसर जो होती है वो असामान्य यानी कि एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें बॉडी के किसी पार्ट की, जो बॉडी है उसके किसी पार्ट यानी कि कोई भाग है, अंग है, उसकी सेल जो होती है वो एबनॉर्मल, कोशिकाएं एबनॉर्मल, असामान्य, अनकंट्रोल्ड यानी कि अनियंत्रित, बेकाबू, अनकोऑर्डिनेट, असमन्वित एवं पर्पसलेस तरीके से एक्सेसिव ग्रोथ करने लग जाती है। यानी कि एबनॉर्मल असामान्य हो जाए, अनकंट्रोल्ड हो जाए, अनसमन्वित अनकोऑर्डिनेट हो जाए और बिना उद्देश्य के ही वो एक्सेसिव यानी कि अत्यधिक ग्रोथ वृद्धि करने लग जाए तो उसे हम कैंसर को कहते हैं। यानी कि दिस इज़ नॉन एज कैंसर। आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, नोट्स में यूज़ कर सकते हैं आप इसे। एंड अब बात करते हैं हम इसकी। तो सेल जो होता है वो जो एक कोशिका होती है सेल लोकलाइज्ड होती है यानी कि एक फिक्स जगह पे होगी, लेकिन कुछ हो सकता है तो बॉडी के अन्य पार्ट में भी ये मूव कर सकती है। यानी कि जो कोशिका है उसका विभाजन अत्यधिक एक जगह होगा, एक तो लोकलाइज्ड हो सकता है किसी एक जगह पर, लेकिन ये अन्य पार्ट में भी फैल सकता है, मूव कर सकता है, गति कर सकता है। एंड अब बात करें हम क्या कैंसर का डायग्नोसिस की, तो कैंसर का डायग्नोस हम कैसे करेंगे, पता कैसे लगाएं, तो उसका कैंसर पेशेंट का जो कि हम डायग्नोसिस निम्न के आधार पे कर सकते हैं। यानी कि 2 तरीके देखेंगे कैंसर का अध्ययन हम। एक तो फर्स्ट हिस्ट्री टेकिंग आप देख सकते हैं, उसका इतिहास लेना एंड फिजिकल एग्जामिनेशन के भी द्वारा। तो हम फर्स्ट हिस्ट्री टेकन के बारे में हम देखें तो यानी कि यह हिस्ट्री पेशेंट एवं उसके आवश्यकता अनुसार उसके फैमिली मेम्बर से कलेक्ट की जाती है। यानी कि कोई पेशेंट है कैंसर का, उसमें उसका डायग्नोसिस करना तो उसके पेशेंट की हिस्ट्री यानी कि कोई इतिहास हो पुराना कोई हो, यानी कि उसके पेशेंट की बीमारी संबंधित कोई भी जानकारी इकट्ठी हम करेंगे एवं उसके फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं उससे भी हम उसकी कलेक्ट करेंगे, फैमिली मेम्बर पेशेंट से स्वयं से। एवं जो हिस्ट्री के दौरान इन्फॉर्मेशन होगी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है तो उसमें हम क्या क्या कलेक्ट करते हैं कि फर्स्ट देखें तो हम पेशेंट की प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस यानी कि जो पेशेंट है उसकी जो वर्तमान की स्वास्थ्य स्थिति है यानी कि जो स्टेटस है उसका स्वास्थ्य का अभी वर्तमान में, वो हम चेक करेंगे फर्स्ट। तो यानी कि पेशेंट से उसमें प्रेजेंट में जो मौजूद है यानी कि जो वर्तमान में उस समय मौजूद है कोई भी साइन सिम्टम्स हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। तो यानी कि फर्स्ट जो होता है हिस्ट्री टेकिंग में पेशेंट प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस यानी कि वर्तमान का स्वास्थ्य स्टेटस हम चेक करेंगे, जिसमें भी हम देख सकते हैं कि उसका स्वास्थ्य स्थिति हो कैसी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। एवं इसी दौरान पेशेंट से उसमें जो कैंसर है वार्निंग साइन की मौजूदगी के बारे में आवश्यक रूप से पता किया जा सकता है। यानी कि उसमें कोई कैंसर की कोई चेतावनी साइन है क्या, कोई सिम्टम्स या साइन, उसके बारे में आवश्यक रूप से पता करेंगे। यानी कि कैंसर की जो वार्निंग साइंस है वो निम्न हो सकती है। यानी कि जो कैंसर की वार्निंग साइंस है चेतावनी वो क्या हो सकती है, तो बोवल यानी कि जो उसके आंतें होती है इंटेस्टाइन, या जो ब्लैडर होती है यानी कि जो ब्लैडर है उससे हैबिट में परिवर्तन आना, यानी कि चेंज इन बोवल एंड ब्लैडर हैबिट, यानी कि जो उसके आंतें हैं इंटेस्टाइन या जो ब्लैडर होता है उसमें कोई अगर चेंज हो उसे हम वार्निंग साइंस कह सकते हैं, जिसमें किसी ऐसे सोर या रीजन्स यानी कि जो कोई घाव हो जाए उसके अगर कुछ ज़्यादा ही की उपस्थिति जो है नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो ज़्यादा आगे नहीं बढ़नी चाहिए वैसी कोई कंडीशन हो। एनी सोर्स जो कि उसके डेट इज़ नॉन हीयरिंग यानी कि उसमें कोई हीयरिंग ना हो। एंड एबनॉर्मल ब्लीडिंग यानी कि उसके कोई असामान्य खून ब्लीडिंग होने लगी हो ब्लड की, या डिस्चार्ज की मौजूदगी भी हो सकती है उसमें। एंड अपच इंडाइजेशन भी हो सकता है, यानी कि कोई उसके अपच हो गई हो, खाना कोई पचता नहीं हो। किसी बॉडी पार्ट जैसे ब्रेस्ट में थिकनिंग होना, यानी कि कोई ब्रेस्ट है छाती है उसमें कोई थिकनिंग यानी कोई मोटा थिकनिंग हो, या रंप मौजूद हो पेशेंट के बॉडी पार्ट में, या थिकनिंग हो या रंप इन एनी बॉडी पार्ट में हो सच एज जैसे द ब्रेस्ट में
ब्रेस्ट में हो, बॉडी पार्ट में नेजिंग कफ यानी कि कोई कफ इकट्ठा हो, या हैरेसमेंट कोई खड़खड़ाहट के साथ वो खांसी और गला बैठता हो, ऐसी कुछ कंडीशन हो तो वो हो सकती है। एंड बात करते हैं हम हिस्ट्री टेकिंग का दूसरा पार्ट, यानी कि पेशेंट की जो पास्ट हेल्थ हिस्ट्री होती है, यानी जो पेशेंट है उसकी जो कोई पुरानी कोई डिसीज हो, कोई बीमारी उससे हुई हो तो उसके बारे में हम जानकारी करेंगे, यानी कि पेशेंट के पास्ट हेल्थ स्टेटस के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हम एनी मेडिकल या सर्जिकल डिसीज, यानी कि अगर उसकी कोई भी पास्ट में मेडिकल या सर्जरी हुई हो डिसीज संबंधित कोई भी, तो हम करेक्ट करेंगे। एंड प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ कैर्सिनोमा, यानी कि प्रीवियस कोई कैर्सिनोमा की कोई कंडीशन हो उसके हिस्ट्री हम लेंगे। एवं प्रीवियस हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि कोई पहले हमने उसे हॉस्पिटलाइजेशन दिया हो, यानी किसी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ हो कोई डिसीज से संबंधित, वो हम इसमें करेक्ट करेंगे। एंड थर्ड हम बात करें फैमिली हिस्ट्री, यानी कि उसके फैमिली से संबंधित, परिवार से संबंधित, यानी कि जो पेशेंट है उसके किसी फैमिली मेम्बर में कोई कैंसर के इतिहास हो, यानी कि कोई किसी फैमिली मेम्बर को भी कोई कैंसर हुआ हो तो उसके हम हिस्ट्री इसमें करेक्ट करेंगे। एंड अब इसके बात करें हम तो पर्सन हिस्ट्री, यानी कि जो व्यक्ति है कोई और, उनकी कोई और या खुद, उसके हम हिस्ट्री करेंगे जिसमें पेशेंट में स्मोकिंग हो या कोई टोबैको चबाने की आदत हो, कोई तंबाकू वो खाता हो उसकी, जिसमें पेशेंट के एल्कोहल के इंटेक की हिस्ट्री लेना, यानी कि कोई एल्कोहल वो पीता हो, पेशेंट के डाइट पैटर्न, यानी कि वो पेशेंट का जो डाइट है वो खाना कब खाता है, क्या खाता है, वो सब हम डाइट में करेंगे। एवं पेशेंट का ऑक्यूपेशन, उसके कामकाज के बारे में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। इसमें सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि उसके आर्थिक वातावरण कैसा है, उसका आर्थिक स्थिति हम चेक कर। एवं इम्यूनोसप्रेशन, यानी कि उसकी इम्यूनिटी के बारे में हम जानेंगे इसमें कि वो कैसा है, स्वास्थ्य उसका कैसा रहता है उसके बारे में। एवं इसके अंतर्गत हम जो कि निम्न टेक्निक का भी यूज़ करते हैं, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ के बारे में हम इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे यानी कि कोई सेल डिवीजन है, उसकी सेल ग्रोथ है तो उसके बारे में हम दे सकते हैं इंस्पेक्शन के द्वारा, परपेशन के द्वारा, एंड परकशन एवं ऑस्कल्टेशन के द्वारा हम इसमें कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहिएगा इस चैनल के साथ एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो ऑन्कोलॉजी में हम दोबारा भी इसमें बात करेंगे आगे के बारे में, तो बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।